तो आप समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वाला चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने इस चैप्टर को नहीं देखा है तो पहले आप जाके इस चैप्टर को देख लो। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी जाके आप इंडेमनिटी और गारंटी के बीच का डिफरेंस समझ पाओगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी की, कि आखिर इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके मीनिंग को। तो अगर मैं गारंटी की मीनिंग की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो ये तो हमें पता है। अब अगर मैं इंडेमनिटी की डेफिनेशन की बात करूं तो इंडेमनिटी की डेफिनेशन भी हमें मालूम है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पर इंडेमनिटी के अंदर क्या होता है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि वो उसे लॉस से सेव करेगी। अब ये लॉस जो है प्रॉमिसर के खुद की वजह से भी हो सकता है या फिर जो है किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है। तो इंडेमनिटी का मतलब भी हमें पता है, इसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर देखा हुआ है। तो ये हो गया इंडेमनिटी और गारंटी का मीनिंग। सेकंड है हमारा नंबर ऑफ पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर अभी हमने देखा यहाँ पर जो है 3 पार्टीज होती हैं। पहला होता है हमारा प्रिंसिपल डेटर, दूसरा होता है क्रेडिटर और तीसरा होता है श्योरिटी। वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, तो इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टीज होती हैं। एक होता है हमारा इंडेमनिटी होल्डर और दूसरा होता है हमारा इंडेमनीफायर। उसके बाद बात करूं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इसीलिए हम इसको ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट भी बोलते हैं। वहीं हमारा इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ लायबिलिटी की, तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है और कंडीशनल होती है। वहीं प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? प्राइमरी लायबिलिटी होती है प्रिंसिपल डेटर की। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको ऊपर एग्जांपल से समझते हैं। हम इस एग्जांपल को देख रहे थे, यहां पर जो है श्योरिटी हमारा रमेश है। तो रमेश की लायबिलिटी कब क्रिएट होगी? रमेश की लायबिलिटी तब क्रिएट होगी जब मुकेश डिफॉल्ट कर देगा। पहली लायबिलिटी मुकेश की है, तो रमेश की लायबिलिटी सेकेंडरी है और कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि अगर मुकेश फेल होगा, यानी अगर प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी को पूरा करने में फेल होगा, तभी जाके श्योरिटी की लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो समझ में आ गया? तो यहां पर जो है नेचर ऑफ लायबिलिटी के अंदर श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी और कंडीशनल होती है, जबकि प्राइमरी लायबिलिटी होती है प्रिंसिपल डेटर की। जबकि यही हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर 2 पार्टीज हैं, एक है इंडेमनिटी होल्डर और दूसरा है इंडेमनीफायर। यहाँ पर लायबिलिटी किसकी होती है? इंडेमनीफायर की। इंडेमनीफायर प्रॉमिस करता है इंडेमनिटी होल्डर को, और यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है इंडेमनीफायर की वो प्राइमरी होती है और अनकंडीशनल होती है। कोई भी कंडीशन नहीं होती इंडेमनीफायर की लायबिलिटी के ऊपर। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। ये एग्जांपल देखो, ये है रमेश और ये है मोहन, ये दोनों दोस्त हैं। अब मोहन के पास जो है 1 लाख रुपए है। मोहन जो है रमेश के पास जाता है और जाकर बोलता है कि तुम मुझे जो है कुछ एडवाइस दो कि मैं इन्हें 1 लाख रुपए को कहां पर इन्वेस्ट करूं और जिससे मुझे हायर रिटर्न्स मिल सके। तो ये जो रमेश है ये बोलता है मोहन को कि तुम एक काम करो, तुम अपने इस 1 लाख रुपए को एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दो। तुम एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीद लो। मैं कई सालों से एबीसी लिमिटेड के अंदर पैसा लगाते हुए आ रहा हूँ, यहाँ पर जो है बहुत हाई रिटर्न मिलता है। तो मोहन यहाँ पर रमेश को बोलता है कि मुझे तो डर लगता है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने में, हो सकता है कंपनी का लॉस हो जाए, कल को मेरा पैसा डूब जाए। तो रमेश बोलता है कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं कह रहा हूं ना तुम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम जो है आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर लेते हैं। तुम इस कंपनी में पैसा लगा लो मेरे कहने पे, अगर तुम्हारा कोई भी नुकसान होगा तो उसको मैं इंडेमनीफाई कर दूंगा। तो यहाँ पर रमेश और मोहन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन जाता है और मोहन जो है रमेश के कहने पे अपने पैसे को एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर देता है। अब अगर मान लो कुछ टाइम के बाद जो है एबीसी लिमिटेड के शेयर्स का प्राइस गिर जाता है और मोहन का लॉस हो जाता है। मान लो यहाँ पर मोहन का 20,000 का लॉस हो गया, तो इस केस में इस मोहन के 20,000 के लॉस को कौन इंडेमनीफाई करेगा? इस लॉस को इंडेमनीफाई करेगा रमेश, क्योंकि रमेश और मोहन के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना था, जिसके अंदर रमेश जो है हमारा इंडेमनीफायर था, जो कि प्रॉमिस करता है इंडेमनिटी होल्डर को। इंडेमनिटी होल्डर कौन है? मोहन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से अलग कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर यहाँ पर रमेश ने बोला है कि अगर मोहन का कोई भी लॉस होगा तो उसको मैं इंडेमनीफाई कर दूंगा। अब ये लॉस जो है रमेश के खुद की वजह से भी हो सकता है या फिर जो है किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर जो है मोहन का लॉस हुआ, एबीसी लिमिटेड के शेयर्स का प्राइस गिर गया जिसकी वजह से मोहन का लॉस हुआ। तो ये लॉस किसकी वजह से हुआ? क्या रमेश की वजह से हुआ? नहीं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ। एबीसी लिमिटेड की वजह से मोहन का लॉस हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर दोनों तरीके के लॉस कवर होते हैं, चाहे वो लॉस इंडेमनीफायर की वजह से हो, चाहे फिर वो लॉस किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो। तो यहाँ पर ये जो मोहन का लॉस हुआ है एबीसी लिमिटेड की वजह से, इस लॉस की रिकवरी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर हो जाएगी, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या रमेश जो पैसा मोहन को देगा, जो पैसा देकर मोहन के लॉस को इंडेमनीफाई करेगा, वो पैसा क्या वो बाद में एबीसी लिमिटेड से रिकवर कर सकता है?
रमेश जो है बाद में एबीसी लिमिटेड के पास जाकर बोल सकता है कि तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हो गया, मुझे जो है मोहन को पैसा देना पड़ा, तो आप जो है तुम मुझे इस पैसे को इंडेमनीफाई करके दो, मुझे मेरा लॉस वापस करके दो। तो क्या यहाँ पर रमेश एबीसी लिमिटेड को ऐसा बोल सकता है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। जबकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर अगर मुकेश जो कि हमारा प्रिंसिपल डेटर है, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो इस केस में रमेश को पैसा देना पड़ेगा। तो रमेश का लॉस हुआ मुकेश की वजह से। रमेश जो है मोहन को पैसा दे देगा, लेकिन बाद में रमेश जो है इस पैसे की रिकवरी मुकेश से कर सकता है, इस पैसे को मुकेश से रिकवर कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर अल्टीमेटली जिसकी वजह से नुकसान होता है उससे पैसा रिकवर कर लिया जाता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एबीसी लिमिटेड के शेयर्स गिरे थे, एबीसी लिमिटेड की वजह से लॉस हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रमेश जो है इस एबीसी लिमिटेड से बाद में अपने पैसे की रिकवरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में, बाकी और कोई भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो क्लियर है? तो यहां पर हम देख रहे थे इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल होती है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ लायबिलिटी की। द लायबिलिटी अराइज ओनली ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉमिस और नॉन पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेट। तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर श्योरिटी की लायबिलिटी तभी अराइज होती है जब प्रिंसिपल डेटर अपने परफॉर्मेंस को करने में फेल हो जाता है। और यहां पर एक और बात होती है, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा डेट जो है एग्जिस्टिंग होता है, यानी जो लॉस होने वाला होता है वो पहले से प्री डिफाइंड होता है। यहां पर हमने देखा था मोहन ने मुकेश को 1 लाख रुपए दिए थे, तो मुकेश को 1 लाख रुपए वापस करने थे। अब यहां पर जो है हमारा एग्जिस्टिंग डेट पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से पता है कि लॉस होगा तो कितने का होगा, लॉस होगा तो 1 लाख रुपए का होगा। अगर रमेश को पैसा देना पड़ा तो कितना देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए। तो यहां पर डेट पहले से डिफाइंड है, जबकि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेट पहले से डिफाइंड नहीं होता। वहां पर जो है एंटीसिपेटेड लॉस की बात होती है, ऐसा लॉस जो फ्यूचर में होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता। अगर एबीसी लिमिटेड के शेयर्स गिरते हैं तो कितने से गिरेंगे, आखिर मोहन का कितना लॉस होगा, इसके बारे में ना ही मोहन को अभी पता है ना ही रमेश को अभी पता है। वहीं अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा, मान लो आपका एटीएम कार्ड खो गया, एटीएम कार्ड गुम हो जाता है, तो उस केस में आप बैंक के पास जाते हो, तो बैंक आपसे एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और बोलेगा कि हम तुम्हें एक नया एटीएम कार्ड तो इशू कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर किसी और को तुम्हारा एटीएम कार्ड मिला और वो हमारे पास उसको लेकर आया और उसकी वजह से हमें कोई लॉस हुआ, तो उस लॉस की रिकवरी हम तुमसे करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर नया एटीएम कार्ड इशू करवा रहे हो तो उस केस में आपको भी नहीं पता और ना ही बैंक को पता है कि फ्यूचर में ये लॉस हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर फ्यूचर में कोई और पर्सन आ जाता है तो आखिर वो कितने का लॉस करवाएगा बैंक का, ये भी नहीं मालूम। तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी लॉस प्री डिफाइंड नहीं होता, पहले से नहीं पता होता कि आखिर फ्यूचर में लॉस होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा कितना नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर बोला जाता है द लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर अराइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन कंटिंजेंसी। तो आपकी लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब फ्यूचर में कोई कंटिंजेंसी होगी, कोई ऐसा इवेंट आएगा जिसकी वजह से बैंक का लॉस होगा, तभी तो जाके बैंक आपसे लॉस की रिकवरी करेगा। अब बात करें टाइम टू एक्ट की, तो श्योरिटी जो है हमेशा प्रिंसिपल डेटर के रिक्वेस्ट पे ही एक्ट करता है, यानी प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट करता है श्योरिटी से, तभी जाकर श्योरिटी जो है गारंटी देता है। ऐसा नहीं है कि श्योरिटी अपनी मर्जी से जाकर प्रिंसिपल डेटर की गारंटी दे देगा। यहाँ पर मुकेश को पैसा चाहिए था, तो मुकेश जो है रमेश के पास आया और उससे रिक्वेस्ट करी कि तुम जो है प्लीज मेरे लिए गारंटी दे दो, तभी जाके जो है श्योरिटी ने गारंटी दी, तभी जाके श्योरिटी ने एक्ट किया। वहीं इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडेमनीफायर को जो है इंडेमनिटी होल्डर रिक्वेस्ट नहीं करता, इंडेमनीफायर अपनी मर्जी से एक्ट करता है, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर साइन करता है। यहाँ पर रमेश ने अपनी मर्जी से बोला था कि मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। अगर हम बैंक वाले एग्जांपल की बात करें तो बैंक ने आपको बोला कि अगर नया एटीएम चाहिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर साइन करना पड़ेगा। बैंक आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, अगर आपको नया एटीएम चाहिए तो आपको साइन करना ही पड़ेगा, वो आपकी ड्यूटी है। तो यहाँ पर इंडेमनिटी होल्डर कभी भी इंडेमनीफायर के पास आकर रिक्वेस्ट नहीं करता। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है कंटिंजेंट और एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा एग्जिस्टिंग लायबिलिटी प्रेजेंट होती है, जबकि वहीं इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी नहीं होती। इंडेमनिटी तो एक कंटिंजेंट इवेंट है कि अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो लायबिलिटी इंकर हो जाएगी, अगर कुछ नहीं हुआ तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट है पर्पस। तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट का क्या पर्पस होता है? फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर को सिक्योरिटी मिल जाती है अपने पैसों की कि मेरा पैसा या तो प्रिंसिपल डेटर वापस कर देगा, नहीं तो श्योरिटी ने तो गारंटी दे ही रखी है, श्योरिटी तो कंफर्म वापस कर ही देगा। जबकि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात होती है रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस की, कि आपके लॉस की भरपाई हो जाएगी, अगर लॉस होता है तो उसको इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा। लास्ट है हमारा कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो है मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होने चाहिए। ये तीनों बातें हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ी थी। तो
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर जो है बोला जाता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर भी होगा तो भी काम चल जाएगा, तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड होगा। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ये हमारे पास तीन पार्टीज हैं, रमेश, सोहन और मुकेश। सोहन जो है एक माइनर है, उसको पैसों की जरूरत है, तो वो जाता है और जाकर मुकेश से 50,000 रुपए मांगता है। तो मुकेश कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे पैसे नहीं दे सकता, एक काम करो तुम जो है किसी की गारंटी लेकर आओ, तुम किसी को अपना गारंटर बनाकर लेकर आओ। तो सोहन जाता है रमेश के पास और जाकर बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, एक काम करो तुम मेरे लिए गारंटी दे दो। तो रमेश सोहन को जानता है, तो वो जो है उसके लिए गारंटर बनने को तैयार हो जाता है। रमेश जाता है मुकेश के पास और जाकर बोलता है कि तुम जो है सोहन को पैसा दे दो, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, अगर उसने पैसा वापस नहीं करा तो मैं वापस कर दूंगा। तो यहाँ पर मुकेश कहता है ठीक है, अगर तुम गारंटी ले रहे हो तो मैं सोहन को पैसा दे देता हूँ। तो यहाँ पर मुकेश ने सोहन को पैसा दे दिया। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो सोहन और मुकेश के बीच बनेगा उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन। ये हमारा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो हमेशा एक सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। गारंटी किस चीज की दी जा रही है, गारंटी देने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन हमारा हमेशा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी को सपोर्ट करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन बन गया सोहन और मुकेश के बीच में, जबकि वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनेगा रमेश और मुकेश के बीच में। और एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है यहाँ पर, जो कि रमेश और सोहन के बीच बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, और ये हमारा एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पर अगर सोहन ने पैसा वापस नहीं करा तो उस केस में पैसा कौन वापस करेगा, रमेश। अब देखो सोहन है यहाँ पर एक माइनर, माइनर का मतलब है कि वो जो है इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर कल को सोहन पैसा देने से मना कर देता है तो इस केस में मुकेश भी सोहन से पैसा जबरदस्ती नहीं मांग पाएगा। मुकेश जो है जाएगा सीधा रमेश के पास और जाकर बोलेगा कि सोहन ने पैसा देने से मना कर दिया और सोहन है एक माइनर, मैं उससे जबरदस्ती पैसा नहीं मांग सकता, तो इसने जो भी पैसा मुझसे उधार लिया था उसको तुम मुझे अब पे करके दोगे। तो यहाँ पर जो है रमेश मुकेश को पैसा पे करेगा, तो रमेश का हो गया लॉस, किसकी वजह से हुआ, सोहन की वजह से, और सोहन है एक माइनर। तो मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर रमेश सोहन से बाद में अपने लॉस की रिकवरी कर सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। रमेश जो है सोहन से बाद में इस लॉस की रिकवरी नहीं कर सकता। यहाँ पर जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना, ये किसी भी कीमत पे नहीं बन सकता, आप इसको काट सकते हो। अगर हमारा प्रिंसिपल डेटर कौन है यहाँ पर, सोहन, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी थी, सोहन की, कि अगर सोहन एक माइनर है, एक इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला पर्सन है, तो उस केस में कभी भी यहाँ पर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, यानी जो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर श्योरिटी का कोई भी लॉस होता है प्रिंसिपल डेटर की वजह से, तो उसके बावजूद भी श्योरिटी जो है बाद में इस लॉस की रिकवरी प्रिंसिपल डेटर से नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर जो है यहाँ पर एक इनकम्पिटेंट पर्सन है, प्रिंसिपल डेटर यहाँ पर माइनर है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि मुकेश को तो उसका पैसा मिल ही जाएगा। प्रिंसिपल डेटर अगर माइनर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुकेश जो है रमेश से पैसे की रिकवरी कर सकता है, लेकिन रमेश बाद में यहाँ पर सोहन से रिकवर नहीं कर पाएगा। तो प्रिंसिपल डेटर माइनर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्योरिटी हमेशा मेजर होना चाहिए। इसका उल्टा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल डेटर मेजर हो और श्योरिटी माइनर हो, श्योरिटी कभी भी माइनर नहीं हो सकता। अगर श्योरिटी माइनर है तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बन सकता। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेयर प्रिंसिपल डेटर इज अ माइनर, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। जबकि वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, तो यहाँ पर ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ऐसा कोई माइनर वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा, यहाँ पर जो है दो ही पार्टीज होती हैं और दोनों ही पार्टीज को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, तभी जाके एक वैलिड इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का डिफरेंस बिटवीन